हाय एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लास में। गाइस में जैसा कि आप लोगों के ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक। और मैंने सेकंड चैप्टर प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण मीन्स यहाँ पे जो सेकंड वाला चैप्टर है आप लोगों का, सेकंड वाला चैप्टर आज लेके आया हूँ, ठीक। आज मैं इसे समझाऊँगा और एक एक टॉपिक कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारी बातें मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और एग्ज़ाम बेस पे हर टॉपिक हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे गाइस नहीं है, ठीक। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन मीन्स महत्वपूर्ण वो दिया रहता है, सूत्र फार्मूला वगैरह वो दिया रहता है, ठीक। ये विद्या क्वेश्चन बैंक का है। तो उसमें से हम आज, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उसी में से पूछा जाता है, उसी में से निकाला जाता है, तो इसीलिए मैं ये उठाया हूँ, ठीक। तो ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यानी फार्मूला है इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक। और याद करने के बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। तो ये आपका आ जाता है पहला वाला, अवयव की कोटि की परिभाषा, यानी क्या है, किसी अवयव में उपस्थित अशून्य पंक्ति तो स्तंभों की संख्या को अवयव की कोटि कहते हैं। यानी क्या बताया गया है, जो अवयव यानी मैट्रिक्स होती है, अवयव 1 2 3 2, ये क्या है आपका अवयव है, ठीक। अवयव में अगर जैसे कोई भी मॉड एक ही वैल्यू अगर 0 आती है, समथिंग कुछ भी आती है, 2 या 3 आती है, तो इसी को ही हम क्या बोलते कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक। यानी अगर 0 आ गई तो इसकी अगर इसका मान 0 आ गया मॉड ए का, ठीक। मॉड ए का अगर वैल्यू 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, इसकी रैंक 1 हो जाएगी। अगर 0 नहीं आती है तो 2 हो जाएगी। अगर 3/3 का होगा, अगर इसका 0 आता है तो 2 हो जाएगा। अगर 2 का भी 0 आता है तो 1 हो जाएगा। अगर 3/3 का 0 नहीं आता है तो 3 हो जाएगी रैंक, ठीक। तो मैं एक एक टॉपिक सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को बने रहिए लास्ट तक, देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आज। और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक, आपका अवयव के बेस पे। तो यहाँ पे एक दूसरा वाला क्वेश्चन है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी अवयव की कोटि में क्या परिवर्तन है। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा किसी अवयव में कोटि अपरिवर्तित रहती है। मीन्स यहाँ पे जो बताया गया है, जो रूपांतरण मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 1 2 0, यहाँ पे जो रूपांतरण यानी जो R1 - R2 कर दिया जाता है, यानी इस प्रकार से जो वो निकाला जाता है, तो उसका क्या होता है, उसकी कोटि अपवर्तित रहती है, ठीक, अपवर्तित रहती है, ठीक। वहाँ पे आप समझ मतलब बताइएगा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप लोग को समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी हम केवल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाए, थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या है, किसी अवयव की पंक्ति सदिश क्या है। तो यानी जो आप लोगों का सदिश होता है, तो जो जैसे भी ले लिया जाए 1 2 3 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसमें सदिश क्या है, सदिश क्या होता है, जो R1 मीन्स यहाँ पे जो ये वाली पंक्ति हो गई, ये वाली पंक्ति हो गई, जो एक ही मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे एक ही पंक्ति के अवयव एक ही पंक्ति सदिश कहते हैं। मीन्स यहाँ जो जो पंक्ति वाली होती है, जो एक ये पंक्ति हो गई और एक ये पंक्ति हो गई, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, ठीक। और अदिश क्या कहते हैं, जो कॉलम होता है, जो कॉलम होता है वो हमारा अदिश होता है, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग डिफिनीशन समझ लिए होंगे, तो आई होप समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ क्या बताया गया है इसमें वही चीज़ जो अदिश है, जो अब किसी अवयव के स्तंभ सदिश क्या होते हैं, जो ये कॉलम होता है, मीन्स यहाँ पे जो कॉलम होता है ये अदिश सदिश होते हैं। मीन्स यहाँ पे स्तंभ की बात करें, अगर अदिश पूछा जाता है तो ये आपका कॉलम ही होता, ओनली कॉलम, ठीक, ठीक। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये आ गया है तुल्य अवयव, प्रारंभिक अवयव, तो ये सब ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अब आ जाता है उप अवयव की परिभाषा कीजिए, ठीक। यहाँ पे आता है उप अवयव की परिभाषा कीजिए, ठीक। तो ये जो उप अवयव क्या होता है, जो मीन्स यहाँ पे जैसे 2 3 2 1 2 3, तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे 3 मीन्स यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक। और पंक्ति कितनी है,
2 है, यानी 2 गुणे 3, तो ये क्या हो गया, उप आव्यूह हो गया। ठीक, अगर इसे 3/3 का होता है तो ये क्या होता है, टोटल आव्यूह होता है। ठीक, 3/3 मीन्स यहाँ पे 3 कॉलम 3 पंक्ति अगर तीनों समान होता है तो आव्यूह है। ठीक, और जैसे अगर आपका नहीं है मीन्स यहाँ पे असमान है तो क्या होगा है, उप आव्यूह होता है। ठीक गाइस, ठीक, आपका ये उप आव्यूह हो गया। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, आव्यूह की लघु सारणी किसे, यानी यार वही सब बताया, घुमा फिरा के बताया गया है। तो मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे, लास्ट वाले पे। तो यहाँ पे क्या है, 10वां वाला क्वेश्चन है, कोटि ज्ञात कीजिए। ए बराबर इतना है तो कोटि, कोट के लिए मैं गाइस एकदम सिंपल मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल मेथड जो आप लोगों को एकदम ईजी तरीके से सॉल्व मीन्स यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आव्यूह की कोट की। जैसे मॉड ए की वैल्यू, यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू अगर 3/3 है, 3/3 है। ठीक, अगर 3/3 की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ठीक, मॉड 3/3 की वैल्यू यहाँ पे यही मतलब है, यहाँ पे 2/2 का है तो वैसे 3 पंक्ति 3 स्तंभ होते। अगर 3/3 का वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वहाँ पे आप 2/2 का मॉड ए 2/2 का निकालेंगे। यहाँ पे जैसे 3 पंक्ति यहाँ पे ले लिया गया है, जैसे इतना ले लिया गया। ठीक, यहाँ पे ये वाला कॉलम हटा दीजिए, तो सॉरी, यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लिया गया तो इसमें 3/3 का है, 3 पंक्ति भी है और 3 स्तंभ भी है। ठीक, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको 0 आ जाती है, ठीक, तो वहाँ पे आप 2/2 करेंगे, यानी ये कोई भी 2 पंक्ति कोई 2 स्तंभ, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे यहाँ से ये वाला ले लीजिए, चाहे यहाँ से ये वाला ले लीजिए, चाहे यहाँ से ये वाला लीजिए। ठीक, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पे ले लीजिए, और लेने के बाद अगर मॉड ए की 2/2 की वैल्यू अगर कुछ समथिंग आपको प्राप्त होती है या फिर 0 आती है तो उसका क्या होता है, कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, और समथिंग में अगर 2/2 का 0 नहीं होता है तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, अगर 3/3 का मान नहीं 0 होता है तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आया है? फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे 3/3 का है, ठीक, 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया गया है, अगर उसकी मॉड ए की वैल्यू अगर कुछ समथिंग प्राप्त होती है, 1 2 3 -1 -2 समथिंग प्राप्त होती है तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 3/3 का मान 0 आता है, ठीक, तो हम पहले 2/2 का निकालेंगे, मॉड 2/2 का निकालेंगे। ठीक, अगर उसका समथिंग मान कुछ भी प्राप्त होता है तो उसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर उसका भी वैल्यू 0 आता है तो उसकी कोट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 2/2 का समझ में आई होगा, 2/2 का अगर वैल्यू कुछ आती है तो कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर नहीं 0 आती है तो उसकी कोट कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, आई होप कि कोटि और ज्ञात करने के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल मेथड से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर से लिख दे रहा हूँ और नोट कर लीजिएगा। मॉड 3/3 इज इक्वल 0, तो कोट कितनी हो जाएगी, फिर मॉड 2/2 की निकालेंगे, 2/2 समथिंग कुछ भी प्राप्त होता है आपको का 1 या 2, तो कितनी कोट कितनी हो जाएगी, 2। और मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आती है, मॉड 2/2 की वैल्यू 0 आती है तो मॉड कोट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे समझ में आया? ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, वही बात पूछा गया है। यहाँ पे कितना है, 2 पंक्ति है और कॉलम कितना है, 4 है। ठीक, यहाँ पे 2 पंक्ति है और कॉलम कितना है, 4। तो यहाँ पे जैसे कि गाइज आप लोगों को बता दिया जाए, कोटि हमेशा बराबर वाले की निकलती है। जैसे 3/3 हो, 2/2 हो, ठीक, या फिर 4/4 हो, निकलेगा सबका, निकलेगा 4/4 का। मीन्स यहाँ पे अगर हल किए मतलब सॉल्व किया जाएगा तो 4/4 का भी कोट नहीं निकाली जा सकती। 4/4 की कोट निकाली जा सकती है, बट मीन्स यहाँ पे किस
मेथड से निकाला जाता है। वहाँ से अगर 4/4 का है तो वहाँ पे 3/3 का ले लिया जाए। कोई भी टॉपिक अगर वहाँ पे पंक्ति और स्तंभ के रूप में अगर कुछ घटा बढ़ा के लिया जाएगा तो वहाँ पे लास्ट में जो मेथड आएगा या फिर आपका एक पंक्ति जीरो हो जाएगी या फिर आपका एक कॉलम जीरो हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे लास्ट में बचेगा 3/3 या फिर 2/2 का। ठीक, आपका जो कोटि होती है यहीं पे डिपेंड करती है 3/3 पे और 2/2 पे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग 4/4 जैसे भी कुछ भी आ जाए यहाँ पे जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन फंस गया है, ए का इक्वल इतना है तो कोटि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4 यानी पंक्ति कितनी है 2 और कॉलम कितना है 4। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पंक्ति कोट कैसे निकाले। तो यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिए, चाहे यहाँ पे आप इतना ले लीजिए और चाहे इतना ले लीजिए, दोनों में से एक लीजिए। ठीक, दोनों में से एक लेने के बाद उसे घटा दीजिए, मीन्स सॉल्व कर लीजिए। अगर ए मॉड इतनी इसकी वैल्यू अगर 0 आती है या समथिंग कुछ 1 या 2 आती है तो कोट कितनी आ जाएगी 0। अगर समथिंग में 0 आती है तो कोट कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व किया गया है 36 18। ठीक, माइनस 5 20, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी -2। तो यानी इसकी कोट कितनी हो जाएगी 2। सिंपल भी बात है। अगर यहीं पे वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाती है तो कोट कितनी हो जाती 1 हो जाती। ठीक, समझ में आया। ठीक, बात देखी हुई वहाँ पे, तो अभी होप समझ में आ गया होगा। तो वैसे भी ये वाला भी क्वेश्चन है आपका 12 वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, कोट ज्ञात करने के लिए है। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए अपने मन से। ठीक, और 14 वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, उसी टाइप का एकदम सेम टू सेम है। कोट ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अगर 3/3 का ये वैल्यू अगर यानी मॉड 3/3 की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है या फिर समथिंग 1 या 2 0 आती है तो इसकी कोटि 2/2 की निकालेंगे। 2/2 की वैल्यू अगर कुछ भी प्राप्त होती है तो कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद आपका कोट मीन्स फाइनल आंसर कितना आया 5 आया। तो यानी 5 इज इक्वल डज नॉट 0, तो यानी जो मॉड ए की वैल्यू आई हमारी 0 नहीं आई बल्कि 5 आई, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे कोट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, हमारी अगर यहाँ पे अगर जैसे कुछ भी समथिंग 0 आ जाता तो कोट कितनी हो जाती 2। ठीक, 2/2 का निकालते। ठीक, समथिंग में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं जूम करके और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला वाला जो यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो एक स्वतंत्र घात निकालने के लिए आता है। ठीक, स्वतंत्र घात का फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे दिया रहता है A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू, कुछ भी दिया रहता मीन्स यहाँ पे A1 की A2 की वैल्यू दे दिया सकता है। ठीक, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, A1 A2 की और या फिर A3, तीनों टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पे 2 ही टाइप पूछा जाता है। ठीक, अधिकतर आप लोगों का क्वेश्चन 2 ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे तो A1 A2 A3, तो यहाँ पे A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, A3 की मान ये है। ठीक, तो मेन फार्मूला क्या होता है K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। ठीक, इक्वल क्या होता है 0। ठीक, यहाँ पे लेके जाके पुट कर देंगे, यहाँ पे पूरा सारा मान और रखने के बाद हम क्या करेंगे समीकरण को तुलना कर लेंगे। ठीक, तो वहाँ पे समीकरण को तुलना करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे तुलना किया गया तो यहाँ पे 3 समीकरण प्राप्त हुआ, 1 2 3। ठीक, तीनों समीकरण प्राप्त करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे K1 K2 और K3, ठीक, K1 K2 K3 की वैल्यू प्राप्त करने को पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर K1 K2 K3 की वैल्यू क्या होती है 0 आती है, समथिंग 0 आती है तो वह क्या होता है एक घात स्वतंत्र होता है। ठीक, यहाँ पे मैं समझा लिखा तो गया ही यार,
एकदम हल किया गया है। तो यहाँ पे मैं समझा नहीं रहा हूँ, केवल आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी इतना सक्षम हो आप लोग कि सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का 3 समीकरण हो गया। 3 K1 K2 K3 की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो क्या होता है, एक घात स्वतंत्र होता है। K1 इज इक्वल 0, K2 इज इक्वल 0 और K3 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो क्या हो जाता है, एक घात स्वतंत्र होता है। ठीक गाइस, ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को खुद ही बताया गया है, जो आप लोगों का समीकरण होता है, समीकरण टाइप में कोई भी समीकरण दे दिया जाता है तो आप लोग सॉल्व कर लेते हो। ठीक, सॉल्व नहीं कर पाते हो तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक, वहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारा, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन दूसरा वाले में x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x1 x2 परिमेय संख्या है तो ज्ञात कीजिए एक रैखिक अवकल समीकरण। मीन्स यहाँ पे जो आपका रैखिक स्वतंत्र घात है वही बताया गया है। ठीक, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया जस्ट उसी टाइप के एकदम केस ये होता है, यानी K1 और K2 की वैल्यू अगर समथिंग में 0 आती है तो वो आपका स्वतंत्र घात होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा इसी मेथड से, एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बेस पे। ये भी एक स्वतंत्र घात और एक क्या होता है, आश्रय घात और स्वतंत्र घात का लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दोनों मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हर हाल में, यानी हर बार पूछा गया है। तो इसी टाइप में मैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो विद्या वाले क्वेश्चन बैंक से हैं उसी में से पूछा जाता है। ठीक गाइस, तो यहाँ पे विद्या वाला क्वेश्चन बैंक के हर टाइप, मीन्स यहाँ पे जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ, मैकेनिकल वाले बच्चे क्या सभी बच्चों को बता दे रहा हूँ, जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसी को ही आप लोग ज़्यादा पढ़िए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है तो विद्या क्वेश्चन बैंक का पूछा जाता है। ठीक, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा सिद्ध कीजिए x1 की वैल्यू इतनी है, x2 की वैल्यू इतनी है तो क्या है, एक घात आश्रय। एक घात आश्रय का क्या होता है, K1 डज नॉट इक्वल 0, K2 डज नॉट इक्वल 0, K3 डज नॉट इक्वल 0। यानी K1 K2 K3 की वैल्यू अगर आपकी समथिंग कुछ भी प्राप्त होता है, कुछ भी मान निकलता है तो क्या होता है, एक घात स्वतंत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे केवल मेन फार्मूला ये है आप लोगों का, मेन फार्मूला, और मेन फार्मूला के रखने के बाद आपको रख दिया गया यहाँ पे, और रखने के बाद ये आपका समीकरण टाइप में समीकरण को मीन्स यहाँ पे अलग कर लिया गया, और अलग करने के बाद K1 K2 K3 की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक, यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू आप लोगों को दिया गया है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि कुछ समथिंग जैसे कि ये टाइप बन गया, तो यहाँ पे एक और पहले और दूसरे में तुलना किया जाएगा। तुलना करने के बाद आपको K1 K2 की वैल्यू कुछ भी समथिंग प्राप्त हो जाएगी, लेके जाके पुट कर दीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों का K1 K2 K3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पे K1 और K2 K3 की वैल्यू अगर समथिंग कुछ प्राप्त होती है तो क्या होता है, एक घात आश्रय होता है। ठीक, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, और एकदम इजी की तरीके से भी बताया भी गया है। नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ हूँ, तो वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। केवल मैं एक समझाने का तरीका है, यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, ना कि आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, वहाँ पे मैं सॉल्व करवाया हूँ, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है x1 x2 x3 तो दिखाइए तो सदिश परिमेय संख्या एक परस्पर स्वतंत्र है। मीन्स यहाँ पे जो स्वतंत्र है वही क्वेश्चन K1 K2 K3 की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपका स्वतंत्र होता है। ठीक गैस, एकदम उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करने वाला हूँ, उसी टाइप में है। मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला के बजाय पे रखने के बाद आपको समीकरण को तुलना कर लेना है। तुलना करने के बाद K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, मान एक किया जाएगा। ठीक, चलते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे हमारा छठवां है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और छूट रहा है, तो यहाँ पे जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है,
जो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न अवयवों को व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो ए इनवर्स निकालना होता है, ये रूपांतरण यानी R1, ये रो और कॉलम लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे रो और कॉलम यानी रो एंड कॉलम लेके सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप सॉल्व करनी, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा दे रहा हूँ जैसा कि आप लोगों को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो जैसा कि आप लोगों को जैसे ये दिया गया है, ये आप लोगों का कॉलम है। ठीक, कॉलम करने के बाद आई के फॉर्म में लेके आना पड़ता है। आई का फॉर्म वन पता ही आप लोगों को, जो है 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इसकी क्या होती है और मीन्स यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि दिखाया गया है, क्या होता है, परस्पर अवयव का व्युत्क्रम यानी जो अवयव का इनवर्स निकालना होता है वही निकाला जाता है। ठीक, और इसके निकालने के बाद इनवर्स निकालना भी जाता है, लास्ट में क्या होता है, कोट भी निकाली जाती है। जो यहाँ पे आप लोगों को, जो यहाँ पे साधारण विधि से मैंने बताया था, तो यहाँ पे एक विधि और होती है जो पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम को लेकर कोट निकाली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आप पंक्ति और कॉलम के रूप में सॉल्व कीजिए, कोट ज्ञात कीजिए मैट्रिक्स अवयव का, तो यहाँ पे आप लोगों को ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं जैसा कि आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे यह किया गया तो यहाँ पे जो किया गया है, R2 के लिए +1/3 R1/3, तो यहाँ पे 3 से भाग कर दिया गया, फिर उसके बाद ये कर दिया गया, और करने के बाद लास्ट में आपका फाइनल आंसर आ जाता है। फाइनल आंसर आपके बाद ये आ गया। ठीक, ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे ए इनवर्स केवल ही निकाला गया है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका कोट निकालनी होती है, तो यहाँ पे आप लोगों का निकाला गया। ठीक, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैट्रिक्स इतना है तो कोट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को साधारण विधि से आपको लोगों को पहले ज्ञात कर लेना है, जो मॉड ए की वैल्यू निकालने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कोट कितनी है। उसी के बेस पे आप पंक्ति और स्तंभ के रूप में लेके चले जाइएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व किया गया है। ठीक, पहले क्या किया गया है, मॉड ए की वैल्यू निकाल लिया गया है, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या है, कोटि कितनी है आपकी, 3 है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, फिर उसी के माध्यम से आप लोगों का ये सॉल्व कर लिया गया। ठीक, ये सॉल्व कर लिया गया, और सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कोट कितनी है। यहाँ पे देखिए जैसा कि 3/3 का निकाला गया, यहाँ पे 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे कैसा किया गया, मॉड ए की वैल्यू आप 3/3 की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी 0, तभी आपका लास्ट में क्वेश्चन क्या आया, कोट कितनी आई है, 1 आई है। ठीक, यहाँ पे 3/3 का भी वैल्यू 0 आई, और मॉड 2/2 की वैल्यू 0 आई, तभी आपका कोट कितनी आ गई, 1। ठीक, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू आपको 0 आ गई, और निकालने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपका क्वेश्चन सही है। ठीक, आपका हल सही है, तो उसी के बेस पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे तो एग्ज़ाम में आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये विधि बताया गया है, जैसा कि जो मॉड वाला होता है, मॉड निकालने के लिए मॉड वाला निकाल लीजिएगा, तो आप लोगों का जैसा कि जो कन्फ्यूज़न होता है वो सॉल्व हो जाएगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक, चलता हूँ बस, तो इसी के बेस पे ये भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे 8वां वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। वही क्वेश्चन आके पूछता है जो 4/4 के रूप में होता है। ठीक, यहाँ पे 4/4 का है, यानी मॉड ए की वैल्यू क्या है, 4/4 है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जैसा कि 4/4 का नहीं निकलता है, यानी रो और कॉलम के रूप में निकलता है, रो और कॉलम के लिए बेस पे निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे गैस क्या होता है कि जो अगर आप रो ले रहे हैं या फिर कॉलम ले रहे हैं, तो दोनों भी आप शामिल कर सकते हैं, यानी जैसे R1 - C1, यानी पहला ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। ठीक, यहाँ पे दोनों के बेस पे ले लिया जाएगा। ठीक, और आगे क्या होता है, जो केवल रो ले रहे हैं तो रो ही ले लिया जाएगा, और अगर कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम ले लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप केवल रो और कॉलम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो रो और कॉलम का दोनों का यूज़ करने के बाद आप लोगों का फाइनल आंसर ये है, यहाँ पे आया, यहाँ पे तो क्या बचा लास्ट में 1 0 0 1, तो क्या है, इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ठीक, कोट कितनी हुई 2। यानी जब सॉल्व करने के बाद आप लोगों का समथिंग इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, लास्ट में बना नहीं बना। और 4/4 का मीन्स यहाँ पे जो a/4 4/4 का है, इसकी वैल्यू कितनी 0 आ गई। और मॉड ए की मॉड 3/3 की वैल्यू 0 आ गई, तभी तो आपका मॉड मीन्स यहाँ पे a का 2/2 का निकला, 2/2 का। अगर इसकी भी वैल्यू 0 आती है तो कोटि क्या हो जाती, 1 हो जाती। ठीक, हमेशा कोटि क्या होती है, कोटि 0 नहीं होते। मीन्स यहाँ पे जो कोटि कोई भी कोट निकाली जाती है, तो यानी किसी भी मैट्रिक्स की कोटि 0 नहीं होती। यानी समथिंग में 1 2 3 4, ठीक इसी टाइप में आपका बनता है, ठीक कोट भी निकलती है। ठीक, यहाँ पे कोटि आपकी 0 नहीं होती कभी भी। ठीक, तो आई होप कि ये जो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक, रिवीजन करने के लिए मैं ये वीडियो का उपयोग कर रहा हूँ। बना भी कमेंट बॉक्स में, जैसा कि कमेंट पे कमेंट आ रहा था कि सर रिवीजन करवाइए, इतने दिन की छुट्टी है तो पेपर भी नहीं हो रहा, तो रिवीजन करवाइए, तो इसीलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, आ जाता है। तो यानी वही ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स के निकालने के लिए वही मेथड है जो आपका क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल आई फार्मूला होता है। और फार्मूला के रखने के बाद आप लोग का रो और कॉलम के बेस पे सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग का ए की वैल्यू, मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला के जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल आई। तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो आप दिया रहता है, और आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है। अगर यहाँ पे लेके जाके यहाँ पे से उठा के यहाँ पे भाग कर दिया जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ए इनवर्स की निकल आएगी। ठीक, तो वही किया गया है यहाँ पे भी, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, वही लास्ट में क्या किया गया है, ये इधर लेके आया है और इधर करने के बाद दोनों को भाग कर दिया गया। भाग करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक, तो आई होप कि ये भी समझ में आएगा। चलता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, एकदम लास्ट का क्वेश्चन बचता है, यानी कोड ज्ञात करने के लिए। तो ए मीन्स यहाँ पे 4/4 का है, 4/4 की कोड भी अगर उसी टाइप में पूछा गया है, यहाँ पे रो और पंक्ति के स्तंभ के रूप में, तो वहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पहले चेक कर लीजिएगा कि कोड कितनी निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी, जो मॉड ए की वैल्यू में निकलता है। और निकालने के बाद आप लोगों का रो और कॉलम के यूज करके आप लोगों का निकाल लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वाला क्वेश्चन है, यानी आप भी की कोड ज्ञात करनी है, तो उसी टाइप में ये भी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे 4/4 यानी 3/3 का भी वैल्यू 0 आई, तो 2/2 की वैल्यू निकली, तो इसीलिए आप लोगों का कोटि 2 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे भी आप लोगों का 13 भी जैसा कि 4/4 है, 4/4 का, तो यानी 3/3 की वैल्यू 0 आई, 4/4 की वैल्यू 0 आई, 3/3 की वैल्यू 0 आई, और 2/2 की वैल्यू कुछ समथिंग में आपको प्राप्त हुई, तो इसीलिए आपका कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, तो उसी के बेस पे रो और कॉलम के रूप में रखने के बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, यानी तीसरा वाला चैप्टर है। ठीक, तो वहाँ पे मैं अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ, सॉल्व करवाऊँगा, कल लेके आऊँगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा। जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, तब तक लोगों को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जो यार आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो कुछ भी आप लोग भी मेरे लिए कीजिए। ठीक, तभी भी समझ में आएगा। तो आई होप गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।